तो आज हम गोल्डस्टिन क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर सेकंड करेंगे। तो लेक्चर सेकंड में गोल्डस्टिन के क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कशन है मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो का जो हमने टॉपिक लिया था उसके अंदर हमने फोर्स और पोटेंशियल का रिलेशन, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, इनके बारे में डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे अगर हमें आइडिया को जनरलाइज करना है प्रीवियस सेक्शन के, प्रीवियस वीडियो के, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सिस्टम पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स क्या हैं और साथ ही साथ सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स कौन कौन से हैं। ओके, internal force means there are so many particles in the system and particles are creating force each and another, है ना, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। इस तरीके से हम देखें तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, या न्यूटन सेकंड लॉ हम कह सकते हैं, वो अब क्या हो जाएगा, वो खाली ये नहीं रहेगा जो आप ऐसे लिख देते हो और पी डॉट, इट विल बी नाउ द एक्सटर्नल फोर्स, ith पार्टिकल पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स प्लस समीशन ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्स। GI मीन्स jth पार्टिकल इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन ith पार्टिकल एंड सो ऑन। Okay, so naturally Fii will be 0. Why? Because any particle is creating a force on the another particle, not itself. We shall assume that Fij, the force Fij, obeys न्यूटन सेकेंड लॉ, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि सेकेंड लॉ तो हमने पूरा लिख दिया। तो जब थर्ड लॉ ये फॉलो करेगा ओरिजिनल फॉर्म में, तो आप जानते हो द टोटल फोर्स एक्टिंग ईच एंड अनदर विल बी इक्वल एंड अपोजिट। सारा जो टोटल फोर्स लेंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो अजम्पशन है कि एक्शन रिएक्शन के अजम्पशन जो ले रहे हैं, जो एक्शन रिएक्शन से ही थर्ड लॉ से ये नलीफाई हो रहा है, इसे हम वीक लॉ कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ तो है ही, लेकिन वीक लॉ हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अजम्पशन जो है इज नॉट वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। मैं आगे डिस्कस करूंगा क्यों नहीं। ओके, तो हम प्रीवियस इक्वेशन को हम लिखें फर्दर, तो आप देखते हैं कि आप लिख सकते हो Fi ith पार्टिकल समीशन कर दिया हमने, प्लस Ij, Ji और Ij, and I not is equal to J, definitely it will give you a d square over dt square of mi ri. Okay, I hope it is clear to all of you, because p dot is nothing but dy dt of mv, and v is nothing but dy dt of r. So summed over all particles takes the form of this equation. The first sum on this side is simply the total external force, while the second terms vanish. जैसे हमने बताया एक्शन रिएक्शन से ये वैनिश हो जाएगी। ओके,
because each pair Fij plus Fji will be 0. अच्छा, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये वाली जो साइड है, तो हम क्या करते हैं, हम वेक्टर आर डिफाइन कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर लेते हैं. आप जानते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द वेक्टर आर एज द एवरेज ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. ऐसे आप लिखते हैं, ऐसे शो करते हैं, ये आप करते हुए आए हैं हमेशा से. What is the vector R? It is the center of mass. Or loosely we can say it is the center of gravity. जबकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं होता, बट अभी आप कह सकते हैं. ओके, सो द प्रीवियस इक्वेशन reduces in this form. कितना आ गया हमारे पास, m d स्क्वायर r d स्क्वायर, ये हमारी फॉर्म. So which states that the center of mass moves as if the total external force were acting on the entire on that mass of the system. ऐसे तो चल रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है कि सारा का सारा फोर्स जो है उसी पर ही लग रहा है. ठीक है, ओके. प्योरली इंटरनल फोर्सेस, if they obey Newton's third law, they have no effect on the motion of the center of mass, क्योंकि कैंसिल आउट हो गए, है ना. जैसे कि आप देख लें, ये सिस्टम ले लिया हमने, एक्स वाई एक्सिस दिखा रहा हूँ, और बहुत सारे पार्टिकल ले लिए हमने, और सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे, और ये mi पार्टिकल है rith पोजीशन पे, ये mj पार्टिकल है rjth पोजीशन पे. तो ये सेंटर ऑफ मास है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, हमने कंसीडर किया है. तो सपोज मान लीजिए कि एक कोई शेल का, बॉम्ब का एक्सप्लोशन हो रहा है, तो आप जानते हैं जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो फ्रेगमेंट होंगे सेंटर ऑफ मास के, वो स्मॉल पीसेस में सारे के सारे ऑल डायरेक्शन में ट्रेवलिंग करते हैं ना. जब बम फटता है तो उसका जो एक्सप्लोजन होता है, तो उससे पार्टिकल सारी डायरेक्शन में एक्सप्लोड होते हैं. सेंटर ऑफ मास वहीं रहता है, सेंटर ऑफ मास नहीं बदलता है. ठीक है, इवन ऐसे प्रिंसिपल आप लगा सकते हो, जेट से आप जब प्रपल्शन होता है मैटर का पीछे से, तो भी आप देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास की मोशन नहीं बदलती है, इसकी मोशन आगे हो जाती है, जैसे बढ़ती चली जाती है, जैसे कि जेट निकलता है तेजी से, वैसे वैसे कहते हैं रॉकेट की मोशन बढ़ जाती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास अनइफेक्टेड रहता है. ओके, तो जो इजेक्शन हो रहा है एग्जॉस्ट गैसेस का हाई वेलोसिटी से, वो काउंटर बैलेंस कर लेती है फॉरवर्ड मोशन ऑफ द व्हीकल. तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस इक्वेशन में भी आप पुट कर सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो क्या था हमारा, mi, और इसी को हमने लिखा था, ऐसे ही लिख सकते हैं. ओके, सो इक्वेशन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम ऐसे कह सकते हैं कि मोमेंटम विल बी इक्वल टू दिस. ओके, तो ये आप कह सकते हो इस तरह से. और आप एक कंजर्वेशन थ्योरम भी बोल सकते हो. एक कंजर्वेशन थ्योरम बन जाती है लीनियर मोमेंटम की ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो क्या कहती है, कंजर्वेशन
theorem for the linear momentum of system of particles. सिंगल पार्टिकल के लिए तो आप समझते हैं, यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं. So it states that if the total external force on the system is 0, then the total linear momentum is constant और conserved. वो बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा. ठीक है ना. अभी हमने देखा ना एफ क्या था, dp बाई dt पूरे सिस्टम के लिए. अभी अगर 0 है तो p विल बी कांस्टेंट और कंजर्व्ड. तो यहाँ पे नॉर्मली मैकेनिक्स से भी जानते हैं. तो सिमिलरली वी कैन अचीव द रिलेशन अबाउट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर एंगुलर मोमेंटम मान लीजिए आपका ये सिस्टम है, या आपके जो पार्टिकल्स हैं, ये कोई आपका ith पोजीशन का पार्टिकल है, ये आपका कोई jth पोजीशन का पार्टिकल है, और ये आपका वेक्टर है ij. तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल बी समेशन ऑफ दिस ri क्रॉस, यहां से आप इसे अचीव करेंगे. व्हाट इज दिस, इट इज नॉट एंगुलर मोमेंटम, बट व्हाट इज दिस, pi डॉट रिप्रेजेंट टू द फोर्स and r is a vector, radii vector, so it is can be written as, I will show you how we can written as d by dt r cross pi. It is not angular momentum, but it is a change in the angular momentum, and it shows the torque of the system of the particle. Okay, तो यहाँ से आप देखें इस एक्सप्रेशन से, तो इट विल बी आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल प्लस आर आई, क्योंकि टोटल फोर्स में क्या है, 2 फोर्स इन्वॉल्व हैं, जे आई. सिमिलरली आई जे नॉट इक्वल टू सेम. तो ये जो टर्म होगी, ये वाली टर्म जो होगी, अगर आप इसे खोलते हैं तो ये पेयर में क्या आ जाएगा, एफ जे आई कॉमन ले लीजिए, और आ जाएगा आर आई माइनस आर जे, और आर जे माइनस आर आई डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन कन्वेंशन. तो आर आई जे आ जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा, ये वाला. ठीक है, ठीक. तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे तो, बिकॉज वी आर राइटिंग इन ए क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसे ऐसे लिखना चाहिए. ओके. तो आप देख सकते हैं कि बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स नथिंग बट इट्स ए टॉर्क, कि द इंटरनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स एडिशन टू बी इक्वल एंड अपोजिट. ओके, और ये लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स के साइड में है, जो कि स्ट्रॉन्ग लॉ कहलाता है, थर्ड लॉ का, एक्शन रिएक्शन का. एक्शन रिएक्शन का स्ट्रॉन्ग लॉ क्या हो गया, कि जो फोर्स लग रहा है, it should be the line joining of the system of particles, or the two particles, line joining actually.
तो ये जो इक्वेशन है प्रीवियस वाली, इट कैन बी रिटन एज dl/dt इक्वल टू n, ये टॉर्क को रिप्रेजेंट कर दे रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क को। तो यहां पे कंजर्वेशन थ्योरम बन सकती है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सिमिलरली प्रीवियस वाले की तरह है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 then angular momentum remains conserved or the constant. When external torque it is 0, sometime it is referred as a torque, then L will be constant or conserved. Okay, तो यहाँ तक हमने कुछ बात करी। अगली वीडियो में मैं इसके आगे की बात करूँगा, एंगुलर मोमेंटम से आगे को मैं कंसिडर करूँगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट करें ना वीडियो पे, हो सके तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताएं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, आप क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, हाउ आई कैन हेल्प टू यू। थैंक यू।